हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड 2.0 पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अनिल मोहन के नॉवेल 27 सेकंड का पांचवा भाग। चलने के अगले दिन शाम को देवराज चौहान, जगमोहन और सोनलाल जैसलमेर पहुंचे। बारी बारी उन्होंने कार ड्राइव की थी। रास्ते में एक जगह तो कार भी खराब हो गई थी। रेगिस्तानी जमीन और सीमा के करीब बसा हुआ राजे रजवाड़ों का शहर था। कभी ऊंची ऊंची हवेलियां, पतली लंबी गलियां, राज राजस्थानी रंग बिरंगे कपड़े पहने लोग भले लग रहे थे। पहले के जैसलमेर और अब के जैसलमेर में बहुत फर्क आ गया था। लेकिन अब बदलते वक्त के साथ साथ उन हवेलियों और महलों पर सरकार का अधिकार होता चला गया था। कुछ हवेलियों को लोगों ने खरीद लिया था और उन्हें होटलों में बदल दिया था। सरकार ने भी जिन हवेलियों को अपने अधिकार में लिया था उनमें अधिकतर होटल बन गए थे। भारत सरकार ने जैसलमेर को टूरिस्ट प्लेस घोषित कर दिया था। वहाँ डूबते सूरज का हसीन नज़ारा, रेगिस्तानी मंजर, रात की चांदनी में रेत पर अटखलियाँ करना, इसके अलावा भी बहुत चीज़ें थी। कई विदेशी टूरिस्ट तो होटल में रहने की अपेक्षा रेगिस्तान में लगे टेंटों में रहना पसंद करते थे, जो कि होटल वालों ने ही लगा रखे थे। तो कुछ तंबू वहाँ के स्थानीय दबदबे वाले लोगों ने लगा रखे थे। जैसलमेर में गर्मियों में कुछ परेशानी अवश्य होती थी, परंतु रेत की वजह से रात वहाँ ठंडी हो जाती थी, जबकि बीच का मौसम वहाँ रहने के लिए बढ़िया होता था। जैसलमेर पहुँचते ही जगमोहन ने पूछा, हमने कहाँ जाना है। मुख्य शहर से कुछ हटकर एक हवेली है, जिसके मुख्य द्वार तक पहुँचने के लिए बहुत ज़्यादा सीढ़ियाँ तय करनी पड़ती थी। सीढ़ियाँ इतनी ज़्यादा हैं कि इंसान चढ़ते चढ़ते हाफने लगता है। उस हवेली के बारे में मुसीबर खान ने नक्शे वाली किताब में यही लिखा था। देवराज चौहान ने कहा, अब उस हवेली में क्या है। सोनलाल बोला, सरकारी होटल। फिर वहाँ तक जाने के लिए सड़क का रास्ता बना लिया होगा। हाँ, वो रास्ता ज़रूर बना होगा। देवराज चौहान ने खिड़की से बाहर देखते हुए सिगरेट सुलगाई। मेरे ख्याल में सफ़र में थकान बहुत हो चुकी है। 36 घंटे हो गए कार चलाते हुए। सोनलाल ने बाहर की रोशनी को देखते हुए कहा, कहीं रुककर हाथ मुंह धोकर चाय वगैरह पी ली जाए। ऐसे ही करते हैं, देवराज चौहान ने कहा। मैं वहाँ से उस हवेली के बारे में पता कर लूँगा कि वहाँ पर किस नाम से होटल खुला हुआ है। इस बारे में मुझे पूरी जानकारी नहीं है। तीनों इस वक्त मेकअप में थे। विदेशी टूरिस्टों जैसे लग रहे थे। लापरवाही से पहने कपड़े, लंबे या छोटे बालों की विक्स लगा रखी थी। जगमोहन और सोनलाल ने कानों में पीतल की बालियां लगा रखी थी। देवराज चौहान ने गले में अजीब सी चीज़ों की 2-3 तरह की मालाएं पहन रखी थी और फोमांचू कट मूछों की नोक होठों के किनारों को पार करती हुई थोड़ी तक आ रही थी। सोहनलाल ने पाँव में जूते पहन रखे थे, जबकि देवराज चौहान और जगमोहन ने पाँव में हवाई चप्पलें पहनी हुई थी। वो तीनों दीन दुनिया से लापरवाह मौज मस्ती करने वाले लग रहे थे। कुछ देर बाद जगमोहन ने एक ऐसे रेस्टोरेंट के सामने कार खड़ी कर दी जिसके भीतर भी टेबल कुर्सियां लगी नजर आ रही थी और बाहर रेत पर भी टेबल कुर्सियां लगी हुई थी। बाहर भी रोशनी का पर्याप्त प्रबंध था। लोग सैलानी भीतर बाहर बैठे खाने में व्यस्त थे। दो राजस्थानी व्यक्ति अपनी वेशभूषा में लोगों को खाना खिलाने में व्यस्त थे। करीब आधी टेबल कुर्सियां भरी पड़ी थी। तीनों बाहर निकले। लंबे सफ़र की वजह से थक चुके शरीर को हाथ पाँव हिलाकर सीधा किया। फिर बारी बारी एक तरफ मौजूद पानी की टंकी के पास पहुंचे और टूटी खोलकर हाथ मुंह धोया और एक टेबल पर जा बैठे। दिन भर की धूप के बाद अब हवा की लहर शुरू हो गई थी। रेत अब ठंडी होने लगी थी। मौसम बहुत सुहावना होता जा रहा था। आधी रात के बाद हल्की सी ठंडक हो जानी थी। उनके बैठते ये व्यक्ति पास पहुंचा। एल्युमिनियम का पानी का जग और 3 गिलास रखे और आदत के मुताबिक बारी बारी तीनों को देखकर बोला, कहा खाओ साहब जी। तुम क्या खिलाओगे, जगमोहन बोला। यहाँ पे तो घनो सब्जी भाजी हो गए, बहुत कुछ मिलो। हम तीन हैं, तुम। वो तो हम देखो, हमारी आंखें ठीक देखो। मेरी सुन, जगमोहन ने मुंह बनाया। मैं तुम्हारी नज़र का नंबर नहीं पूछ रहा। 3 के हिसाब से खाने को लिया। ना तो कम हो सामान ना ज़्यादा। ये का बात होवे। कम ज़्यादा की जिम्मेवारी मारो पे तो ना होवे ना। का मालूम तुम सब्जी कम खावो या ज़्यादा। हम तो ला दो। कम ज़्यादा हो तो बताते जाइयो। ठीक है, तुम लेकर आओ, बढ़िया चीज़ें लाना। वो चला गया। सोहनलाल ने गोली वाली सिगरेट सुलगा ली। जगमोहन गिलासों में पानी डालने लगा। मैं अभी आता हूँ, कहने के साथ देवराज चौहान उठा और रेस्टोरेंट के बाहर ही टेबल कुर्सी रखे 60 बरस के व्यक्ति के पास पहुंचा। वो रेस्टोरेंट का मालिक था और देवराज चौहान देख चुका था कि खाने वालों से पैसे लेने का काम वही कर रहा था। पास पहुंचते ही देवराज चौहान बोला, नमस्कार साहब जी। नमस्कार नमस्कार। वो सिर उठाकर देवराज चौहान को देखकर बोला, बैठो, खाना वाड़ा खा लो। उधर बैठे हैं, खाना शुरू करने वाले हैं। देवराज चौहान बोला, कुछ पूछना था। हुक्म। मुसीबर खान की हवेली के बारे में पता होगा। मुसीबर खान? हाँ, यहाँ उसकी हवेली थी कभी, 1800 कुछ की बात। भाइयों, मैं तो 1940 में जन्मो हूँ। मारे को 1800 की बात ना पता होवे। यो जैसलमेर पूरा का पूरे ही हवेलियों का शहर होवे या फिर छोटे छोटे गांवों का।
ज़्यादातर हवेलियाँ खानों और पठानों की थी। इनमें से कौन सी हवेली किस खान पठान की होवे, का मालूम। देवराज चौहान चंद कदम दूर पड़ी कुर्सी खींचकर पास लाया और बैठते हुए बोला, मैं तुम्हें बताता हूँ। वो कभी बहुत शानदार हवेली थी। उसके मुख्य दरवाजे तक पहुँचने के लिए बहुत ही ज़्यादा सीढ़ियाँ तय करनी पड़ती थी, इतनी कि चढ़ने वाला थक जाता था। अब उस जगह को, हवेली को, सरकारी होटल में बदला जा चुका है। ये हवेली मुख्य जैसलमेर के बीच न पड़कर ज़रा हटकर पड़ती थी। समझो समझो। कहाँ पड़ेगी हवेली? हवेली ना, होटल। वही। थारे को वो देखा नो या उधर रहनो? रहना होटल में। सलाह दिया थारे को, वो बहुत महंगी जगह होवे, कपड़े उतर जावे। सरकारी होटल वो जरूर होवे, पर एक रात उधर रहने को 5 से 1000 खरे नोट ले लियो। मारी मानो तो कोई सस्तो होटल ढूंढ लियो। बोलो तो इधर ही खाट खोल दो। सुबह जब वो चाय मिलो तो 100 रुपया रात बिताने को दे दो, चाय फ्री। सुनी तुम्हारी बात, देवराज चौहान चांसर में बोला। मैं जो पूछ रहा हूँ वो जगह कहाँ पड़ती है? वो जैसलमेर का सबसे बड़ा और शानदार होटल है। टूरिस्ट सेंटर बोले हो उसे। इधर से आगे निकल जाओ, रास्ते में पूछ ले कि उधर ऊँट किधर बांधते हैं। वहाँ पे पहुँच जाओ तो उधर से टूरिस्ट सेंटर होटल के बारे में पता कर लियो, सीधी सड़क उधर जावे। मेहरबानी जनाब। मेहरबानी काहे की, अपना तो काम होवे हुक्म बजाने का। देवराज चौहान वहाँ से उठा और टेबल की तरफ बढ़ गया। बूढ़े ने पैसे का गल्ला खोला और उसमें पड़े नोटों को ठीक करने लगा। तभी 30-35 बरस का एक व्यक्ति वहाँ पहुँचा और उसी कुर्सी पर बैठ गया। नमस्कार चाचा। नमस्कार नमस्कार। उसे देखे बिना वो बोला, थारे भी कुछ पूछना हो बे? हाँ। क्या? वो तुम्हारे से क्या पूछ रहा था? बूढ़े ने गले से नजरें हटाकर उसे देखा। कौन? वो जो अभी तुम्हारे पास बैठा था, अब उधर बैठा खाना खा रहा है। पागल हो गए वो, मारे से 1800 की बात पूछो। क्या? वो कुछ कहने लगा कि चुप हो गया, फिर बोला, थारे को क्या मालूम तो हो कि वो क्या पूछ रहा था? थारे को मैं क्यों बताऊं? उधर बैठो, जाके पूछ लियो। पर तू होवे कौन? थारे को मैं दिन में इधर कई बार घूमते टहलते देखो। बूढ़े की निगाह उस पर जा टिकी। मुझे एक आदमी की तलाश है, वो व्यक्ति धीमे स्वर में बोला। उसे मैं शक्ल सूरत से नहीं जानता, लेकिन उसकी बातें सुनकर उसे पहचान सकता हूँ। ये क्या बात हुई? तुम बताओ कि वो क्या पूछ रहा था। ना, हम नहीं बतावे। उस व्यक्ति ने 100 का नोट निकाल कर टेबल पर रखा और उसकी तरफ सरका दिया। ये कहा हुए? 100 का नोट फालतू का। तुम्हें सिर्फ ये बताना है कि वो क्या बात कर रहा था। भाइयों, ये 100 का नोट उठा ले, वजन बहुत कम हो गया इसमें। उसने 2 नोट और ऊपर रख दिए। बात ना बनो, 2 और डालो। 500 पूरे हो गए। उसने 2 नोट और रख दिए। उठा लूँ? हाँ। वापस नहीं दूंगा, ये तुम्हारे। उसने नोटों को उठाकर गले में डाला, गल्ला बंद किया और फिर क्या उठा। भाइयों, वो मारे से सन 1800 की बात पूछोगी तब कोई मुसीबर खान होवे, हवेली होवे उसकी। वो किधर होवे? मारे को का मालूम किधर होवे। फिर बोले वो कि बहुत सीढ़ियाँ होवे, वो चढ़कर उस हवेली तक पहुँचना पड़े तो मन ने बता दियो कि उधर तो सरकारी होटल बन गयो, टूरिस्ट सेंटर। वो फौरन उठ खड़ा हुआ। चलता हूँ। चलो हो, थारा 500 वसूल हो गए कि नहीं? उसने कुछ नहीं कहा और वहाँ से आगे बढ़ गया। भगवान, वो बड़बड़ा उठा, ऐसे 4 ग्राहक भेज दियो रोज, मारी तो किस्मत तर जाए। चलते चलते उस व्यक्ति ने देवराज चौहान, जगमोहन और सोनलाल पर नजर मारी, जिनकी टेबल पर वेटर खाना लगा रहा था। वो वहाँ से हटकर वहाँ की रोशनी से दूर अंधेरे में पहुंचा और मोबाइल फ़ोन निकालकर नंबर मिलाने लगा। कुछ ही देर में दूसरी तरफ से उसकी बात हो गई। हेलो, उसके कानों में आवाज़ पड़ी। मैं साजन बोल रहा हूँ। तू तो जैसलमेर में था, वहीं से बोल रहा हूँ। कह। देवराज चौहान, जगमोहन इधर जैसलमेर में, साथ में कोई और भी है। वो मेरे सामने उधर खाने की टेबल पर बैठे हैं। उन्होंने घुमक्कड़ लोगों का मेकअप कर रखा है, उसने कहा। वो मेकअप में? हाँ। और तूने पहचान लिया? जबकि उसका असली चेहरा भी तू ठीक से नहीं जानता, उधर से कहा गया। मेरी बात सुन, पूरी बात समझा कर, उसने शांत स्वर में कहा। वो लोग अभी अभी जैसलमेर पहुँचे हैं। हम लोगों ने यहाँ जगह बांट रखी है। मैं इधर हूँ। वो लोग इधर आते ही रेस्टोरेंट के मालिक से मुसीबर खान की हवेली के बारे में पूछने लगे। रेस्टोरेंट वाला नहीं बता सका तो उन्होंने कहा कि उस हवेली के मुख्य द्वार तक पहुँचने के लिए बहुत सीढ़ियाँ तय करनी पड़ती हैं। तो रेस्टोरेंट वाले ने बताया कि वो हवेली कब की सरकार ने अपने कब्जे में ले ली थी और आजकल वहाँ टूरिस्ट सेंटर के नाम से सरकारी होटल है। 2 पलों की खामोशी के बाद आवाज़ आई। पक्का है ना कि उसने मुसीबर खान की हवेली के बारे में पूछा? हाँ, मैंने रेस्टोरेंट वाले को नोट देकर बात की है। तेरे को अपने तौर पर भरोसा है कि वो देवराज चौहान ही है? दूसरी तरफ से पूछा गया। पक्का। लेकिन तीसरा कौन है? मैं नहीं। सोहनलाल होगा। सोहनलाल? तू नहीं जानता, पतला सा है तीसरा। हाँ। तो फिर वो सोहनलाल ही है। बढ़िया जगह पकड़ा उन्हें। तेरी समझदारी देखकर ऊपर वाले खुश होंगे। दूसरी तरफ से तारीफी स्वर में कहा गया। इस वक्त वो क्या कर रहे हैं? खाना खाना शुरू कर दिया है। मतलब कि खाना खाकर ये लोग टूरिस्ट होटल जाएंगे। जो मुझे मालूम हुआ है उस हिसाब से तो अब ये टूरिस्ट होटल ही जाएंगे। उधर कौन है? सूरी और राजा। और भी हैं, होटल में काम करते हैं। पैसा देकर उन्हें अपना बनाया है।
तू कितनी देर में दूसरों को बुला सकता है? तीनों को ख़त्म करना है। क्षणिक सोच के बाद उसने कहा, आधा घंटा या 10 मिनट से ऊपर 6 आदमी यहाँ पहुँच जाएंगे। साजन सिंह, इस बार कानों में पड़ने वाली आवाज़ में कठोरता आ गई थी। हाँ, सूर्य और राजा को सतर्क कर दे। देवराज चौहान के जैसलमेर पहुँच जाने के बारे में बताकर कह दे कि अगर वो जिंदा बच गए तो वे टूरिस्ट होटल ही पहुँचेंगे। वहाँ उन्हें ख़त्म करना है। समझ गया। साजन सिंह का चेहरा कठोर हो गया। अगर तेरे आदमियों के आने से पहले वो खाना खाकर उठ गए तो मैं उन्हें रोक लूँगा, उनकी कार पंचर कर सकता। ठीक है, जब वो मर जाएं तो उनके कपड़ों में जो भी सामान हो निकाल लेना। खास तौर से कागज़ों पर ज़्यादा ध्यान देना। समझ गया? दोबारा समझाऊँ? समझ गया। सारा काम निपटा कर मुझे फ़ोन करना कि तू उन्हें ख़त्म कर सका कि नहीं। ख़त्म कर दूंगा। साजन सिंह के होठ भिजे हुए थे। दूसरी तरफ से फ़ोन बंद कर दिया गया था। साजन सिंह ने उसी पल 2 जगह फ़ोन करके उन लोगों को वहां पहुंचने को कहा और कम शब्दों में मामला समझा दिया था ताकि वे तैयार होकर जल्दी पहुंचे। फिर उसने सूरी को फ़ोन किया। हाँ, सूरी की आवाज़ कानों में पड़ी। देवराज चौहान, जगमोहन और सोहनलाल जैसलमेर आ पहुँचे। वो इस वक्त तीनों के रेस्टोरेंट में खाना खा रहे हैं और यहाँ से वो सीधा टूरिस्ट सेंटर ही जाएंगे। आगे बोल। ऊपर बात हो गई है। ऊपर वाले कहते हैं कि तीनों को ख़त्म कर दिया जाए। मैंने दूसरे लोगों को फ़ोन कर दिया, वो आ रहे हैं। कुछ ही देर में उनका निशाना लिया जाएगा। मैं और राजा भी आ जाते। ऊपर वालों का कहना है कि तुम्हें सारे हालात बताकर सतर्क करके वहीं रहने को कहूँ कि अगर वे लोग हमारे हाथों से बच जाते हैं तो होटल टूरिस्ट सेंटर ही पहुँचेंगे, जो कभी मुसीबर खान की हवेली हुआ करती थी। तब वहाँ पर तुम लोग उन्हें संभालोगे। साजन सिंह ने सख्त स्वर में कहा। ठीक है, हम यहीं हैं। वैसे मुझे आशा नहीं कि वो मेरे आदमी के हाथों से बच सकेंगे। वो देवराज चौहान है तो इंसान ही होते हैं सब साजन से। लेकिन कोई राष्ट्रपति बन जाता है, कोई चपरासी। तो हमेशा अपना सयानापन झाड़ता रहता है। सयाना हूँ तो सयानापन ही झाड़ूंगा। सूरी की मुस्कुराहट भरी आवाज़ आई। तू देवराज चौहान पर ध्यान लगा? क्या इस वक्त वो तेरी रिवॉल्वर की जद में नहीं है? है तो उड़ा दे साले को। बाकी के दो। तब वो क्या गोली खाने के लिए बैठे रहेंगे? खतरनाक लोग हैं। जल्दबाजी ठीक नहीं। ऐसे काम करने का क्या फ़ायदा कि अपनी जान भी चली जाए। वो लोग चल पड़े होंगे, उनके आते ही सब ठीक हो जाएगा। ठीक है, तुम निपटो। साजन सिंह ने फ़ोन बंद करके हाथ में दबाया और टहलने लगा। वो बेचैन सा दिखाई दे रहा था। इस वक्त पूरी तरह अंधेरे में था और दूर देवराज चौहान, जगमोहन और सोहनलाल खाना खाते नजर आ रहे थे। उसने रेडियम के डायल वाली घड़ी पर निगाह मारी। वक्त आगे बढ़ता जा रहा था। वक्त और भी था। आधा घंटा पार हो गया। उधर उसने महसूस कर लिया था कि देवराज चौहान का खाना समाप्त हो गया। वे तीनों उठने की तैयारी में। अभी तक उसके लोग नहीं पहुंचे थे। वो अगर ये लोग यहाँ से चल पड़े तो गड़बड़ हो जाएगी। अब एक ही रास्ता था उन्हें रोकने का कि उनकी कार का टायर पंचर कर दिया जाए। स्टेपनी बदलने में उन्हें 15-20 मिनट तो लगेंगे ही। साजन सिंह ने फ़ोन जेब में डाला, अंधेरे में ही चक्कर काटकर दूसरी तरफ पहुंचा और ज़मीन पर लौट कर सरकते हुए सावधानी से कार की तरफ बढ़ने लगा। अगला दृश्य। खाना समाप्त करने के बाद जगमान बोला, अब यहाँ से होटल टूरिस्ट सेंटर चलते हैं। रात हो गई है, नींद भी आ रही है। चलो, सोनलाल ने कहा। खाना सर्व करने वाला टेबल पर पड़े बर्तन उठाने लगा। कितने पैसे हुए? जगमान ने पूछा। देवराज चौहान ने सिगरेट सुलगा ली थी। मालिक बिल बना रहा, लेकर आता हूँ, उसने कहा। आपके शहर में खाना खिलाने वाले को पैसे देते हैं ना? टिप की बात कर रहे हो? सोनलाल ने कहा। हाँ, वही वही। उसने सिर हिलाया। देते हैं, सोनलाल मुस्कुराया। क्यों पूछा? यूं ही। तुम्हें टिप चाहिए? देंगे तो क्यों नहीं लूँगा, उसने फ़ौरन कहा। कितनी दूँ? अब मैं मुँह से क्या कहूँ? वो दांत दिखाकर हंसा। जो भी देंगे ले लूँगा। कई लोग तो दिल खुश कर देते हैं, बहुत ज़्यादा टिप दे देते हैं। आप भी मुझे खुश कर देना। जितना बिल आए उतना ऊपर दे दे। आप तो मजाक करने लगे साहब जी। बर्तन उठाए वो वहाँ से चला गया। यही वो पल थे जब कश लेते हुए देवराज चौहान की निगाह कुछ दूर खड़ी कार पर गई तो नज़रें वहीं की वहीं ठहर गई। उसे कार के दूसरी तरफ पहिए के पास कोई लेटर नजर आया। देवराज चौहान ने कश लिया। चुप्पी से भरी तिरछी निगाह वहीं टिकी रही। कुछ ही पलों में उसे यह एहसास हो गया कि वो टायर के साथ कुछ कर रहा है। फिर वो जो भी था उसे कार से दूर होते देखा। वो सड़क कर कार से दूर जा रहा था। यहाँ की मध्यम सी रोशनियाँ कार तक जा रही थी। स्पष्ट नहीं तो अस्पष्ट सा ही सब कुछ देवराज चौहान ने देखा। अपनी जगह से उसे उठने की चेष्टा जरा भी नहीं की। वो जो कोई भी था, उसने टायर के साथ छेड़छाड़ की थी। मतलब कि टायर को बेकार किया होगा कि वो यहाँ से जा ना सके। देवराज चौहान को समझते देर न लगी कि खतरा सिर पर है। यहाँ पर उनके खिलाफ कोई कार्रवाई होती है तो वो सब जॉर्ज लूथरा के आदमी ही करेंगे। यानी कि जॉर्ज लूथरा के आदमियों का जाल हर उस शहर में फैला है जहाँ खजाने दबे हैं। और यहाँ पहुँचते ही मेकअप में होने के बावजूद भी वो पहचान लिए गए। देवराज चौहान ने जगमोहन और सोनलाल को देखा। मेरी बात ध्यान से सुनो, देवराज चौहान ने बेहद शांत स्वर में कहा। इस वक्त हम खतरे में। अभी अभी किसी ने हमारी कार का टायर बेकार कर दिया है। क्या? जगमोहन चौंका। तुमने उसे देखा? कार के टायर के साथ लगे देखा। पकड़ा क्यों नहीं? फ़ायदा नहीं था। आसपास न जाने कितने आदमी हैं। हमारी कार को बेकार करने का मतलब है कि वो हमें यहाँ रोकना चाहते हैं। हो सकता है उनके और आदमी आ रहे हैं जो
सच में जॉर्ज लूथरा के काम करने का ढंग बहुत ही जुदा और तेज है। वो वक्त बर्बाद नहीं करता। सोहनलाल गंभीर स्वर में कह उठा। पहले ही सब कुछ सोचकर तैयार कर लेता है। अब मेरी बात सुनो, देवराज चौहान ने गंभीर स्वर में कहा। हम यह झगड़ा करने, मुकाबला करने या ताकत दिखाने नहीं आए। खजाने को देखने, उसका रास्ता देखने आए। तो वो जॉर्ज लूथरा है, उसके पास आदमियों की कोई कमी नहीं। 10 मारेंगे तो 20 आ जाएंगे। उसका काम ही झगड़ा करना है, जबकि हम अपना काम खामोशी से करने के आदी हैं। देवराज चौहान कह रहा था। मैं नहीं चाहता कि जिस काम के लिए हम आए हैं वो अधूरा छोड़कर जाना पड़े। दोनों देवराज चौहान को देख रहे थे। हम यहाँ से अलग हो रहे हैं, देवराज चौहान फैसले वाले स्वर में बोला। इस रेस्टोरेंट का पीछे वाला दरवाज़ा अवश्य होगा। दोनों उठो, बाथरूम के बहाने पीछे में निकल कर होटल टूरिस्ट सेंटर पहुँचो। उस होटल के प्रवेश द्वार के बाहर ही हम मिलेंगे। हम निकल गए तो तुम क्या करोगे? जगमोहन क्या उठा। मैं भी निकल रहा हूँ, इससे ज़्यादा सवाल मत करो, कार यहीं खड़ी रहने देंगे। सोहनलाल और जगमोहन की नज़रें मिली। तो होटल टूरिस्ट सेंटर में मिलेंगे, प्रवेश द्वार के बाहर, सोहनलाल ने कहा। देवराज चौहान ने कश लिया। सोहनलाल और जगमोहन उठे और रेस्टोरेंट के भीतर की तरफ बढ़ गए। सामने से आता वेटर मिला। बिल को वो हवा में लहराता आ रहा था। साहब जी किधर चले? मैं बाथरूम। बाथरूम तो कहीं नहीं है, पीछे निकल जाओ, हर तरफ खाली जगह है। दोनों आगे बढ़ गए। वो बिल लेकर देवराज चौहान के पास पहुंचा। देवराज चौहान ने बिल देखे बिना 1000 का नोट उसे थमा दिया। साथ ही उसकी सतर्क निगाह हर तरफ जा रही थी। सब कुछ शांत लग रहा था। तभी उसके कानों में कार के रुकने की मध्यम सी आवाज़ पड़ी, परंतु हेडलाइट कहीं भी नजर न आई। फौरन ही देवराज चौहान ने छिपी निगाहों से देख लिया कि रेस्टोरेंट से कुछ पहले ही सड़क के किनारे एक कार आ खड़ी हुई थी। उस कार के रुकते ही एक आदमी को अंधेरे में उस कार की तरफ बढ़ते देखा तो देवराज चौहान समझ गया कि कार की तरफ बढ़ने वाला वही व्यक्ति होगा जो उसकी कार के टायर के साथ कुछ कर रहा था। आने वालों को बताएगा कि वो यहाँ है। वेटर ने कुछ पल तो नोट को देखा, फिर क्या उठा। साहब जी 290 रुपये का बिल है, आप तो 1000 का नोट दे रहे हैं। 500 का ले जाओ इसे, देवराज चौहान बोला। नज़रें हर तरफ घूम रही थी। वो देख रहा था कि कार के दरवाजे खुल रहे, उसमें से कुछ लोग बाहर निकल रहे। अंधेरे में वह स्पष्ट नज़र नहीं आ रहे थे। बढ़िया साहब जी, खुला पैसा लेकर आता, आना मत। नाव? वो ठिठका। नहीं। आपका मतलब कि बाकी के सारे पैसों की टिप हो गई? हाँ। आप तो मजाक, भाग जा। देवराज चौहान की आवाज़ में ऐसे भाव आ गए थे कि वो वेटर वहां रुका नहीं। देवराज चौहान को गहरी निगाहों से देखता 1000 का नोट थामे काउंटर पर बैठे व्यक्ति की तरफ बढ़ता चला गया। देवराज चौहान ने खत्म हो रही सिगरेट का कश लिया और उसे एक तरफ उछालकर सामान्य ढंग से कार की तरफ बढ़ गया। कार के पास पहुंचा और ड्राइविंग डोर के पास पहुंचकर ठिठका। निगाह पीछे वाले पहिए पर गई। वो बैठा हुआ था। टायर ज़रा सा उधड़ा महसूस हुआ। ऐसा लगता था जैसे छोटे से चाकू से टायर टिप को उधेड़ कर काट दिया हो। देवराज चौहान की निगाह उस कार की तरफ गई। अब कार के पास एक ही आदमी दिखा। स्पष्ट था कि वह अंधेरे में फैल गए थे, उसे घेर रहे होंगे। वो खुले में था। इस तरह खड़े रहना खतरनाक था। वो कभी भी गोलियां चलानी शुरू कर सकते थे। देवराज चौहान उसी पल वहां से हटा और रेस्टोरेंट की तरफ बढ़ा। 5, 10, 12 कदम ही उठाए थे। टेबलों के करीब पहुंचने में ही वाला था कि एकाएक आगे बढ़ने की दिशा छोड़कर दाईं तरफ को तीर की भांति दौड़ा। उस तरफ कुछ भी बना हुआ नहीं था, वो खाली जगह थी, वहाँ अंधेरा था। अगर यहाँ पर गोलियां चलनी शुरू हो जाती तो रेस्टोरेंट वाले लोग भी उन गोलियों का शिकार हो सकते थे। देवराज चौहान नहीं चाहता था कि बेकसूर लोग मरे। दूसरे, इधर अंधेरा था, वो खुद को भी बचा सकता था, उस पर गोली चलाने, निशाना लेने में उन्हें भी परेशानी होती। अभी अंधेरे में पहुंचे ही था कि गोली चलने की तेज़ आवाज़ हुई। देवराज चौहान ने उसी पल खुद को नीचे गिरा लिया। मालूम नहीं गोली कहाँ गई, कम से कम उसे नहीं लगी थी। फुर्ती के साथ उठा और आगे दौड़ता चला गया। तभी फायर की आवाज़ हुई। वो पास के ही पेड़ के पीछे छिप गया। पतला सा तना था, लेकिन इस वक्त वो बहुत महत्व रखता था। इसके साथ ही देवराज चौहान ने रिवॉल्वर निकाल ली। गोलियों के चलते ही रेस्टोरेंट की तरफ से शोर सा उठने लगा था। वहाँ मौजूद लोग अवश्य हड़बड़ा गए होंगे कि अचानक गोलियां कैसे चलने लगी। रिवॉल्वर हाथ में थामे पतले से तने के पीछे देवराज चौहान सतर्कता से आहट लेने लगा कि उनकी जान लेने वाले कहाँ हैं। तभी उसे एक नज़र आया, जो रिवॉल्वर थामे दबे पांव दौड़ता हुआ अंधेरे में जा रहा था। वह देवराज चौहान की वह देवराज चौहान को रेस्टोरेंट की रोशनी में कुछ नज़र आया था, फिर अंधेरे में गुम हो गया था। देवराज चौहान की निगाह उस पर टिकी रही। कुछ आगे जाकर वह अंधेरे में ज़मीन पर जा लेटा था। उस पर से नज़र हटाकर देवराज चौहान ने आसपास देखा। हर तरफ गहरा अंधेरा ही दिखा। उस व्यक्ति के अलावा कोई दूसरा न दिखा। वहाँ से दूर रोशनियाँ नजर आ रही थी। उधर रिहायशी इलाका या कोई रेस्टोरेंट होटल होगा। देवराज चौहान ने पुनः हर तरफ नजरें दौड़ाई। वे लोग सावधानी से काम ले रहे थे, तभी तो नजर नहीं आ रहे थे। उनमें से 2-3 रेस्टोरेंट के भीतर भी गए होंगे, जगमोहन और सोनलाल को देखने के लिए। परंतु देवराज चौहान को पूरा विश्वास था कि वे दोनों उनके हाथों में नहीं आने वाले, निकल गए होंगे। देवराज चौहान की निगाह उधर जा टिकी जिधर वो व्यक्ति अंधेरे में लेटा था। कम से कम 30 कदम दूर था वो। लगातार देखने पर उसके अंधेरे में लेटने का आभास हुआ। वो जहाँ लेटा था अभी तक वहीं था, अपनी जगह नहीं छोड़ी थी।
यकीनन वो उसे तलाश कर रहा होगा कि वो कहाँ है। उसी पल देवराज चौहान के कानों में मोबाइल फ़ोन की बेल बज उठी। करीब से ही बेल की आवाज़ आई थी। कोई पास आ पहुंचा था। देवराज चौहान फुर्ती से पलटा और बैल की आवाज़ की तरफ नाल करके ट्रिगर दबा दिया। फायर का तेज धमाका हुआ और एक चीख उसके कानों में पड़ी। अंधेरे में उसने स्पष्ट देखा कि कोई नीचे गिर रहा है। उसके हाथ में रिवॉल्वर होने की झलक भी मिली। वो नीचे गिर गया। मोबाइल फ़ोन की बैल अभी भी बज रही थी। बैल का बजना उसके लिए ज़िंदगी और उस व्यक्ति के लिए मौत का कारण बना था। तभी एक के बाद एक दो गोलियां चली। वो तनी की ओट में था। गोलियां कहीं अंधेरे में गुम हो गई। दूसरों को उसकी स्थिति का एहसास हो गया था। देवराज चौहान ने अपनी जगह छोड़ी और अंधेरे में एक तरफ दौड़ता चला गया। गोली चलने का धमाका हुआ। देवराज चौहान को बालों के पास से गर्म अंगारे निकलने का एहसास हुआ। देवराज चौहान ने तुरंत खुद को नीचे गिरा लिया। वो संभला। पेट के बल लेटे ही लेटे हर तरफ नजरें घुमाई। तभी रेस्टोरेंट की तरफ से दो आदमी दौड़ते दिखे। उनके हाथों में रिवॉल्वर तभी स्पष्ट नजर आई। वो शायद रेस्टोरेंट से जगमोहन और सोनलाल को देख कर आ रहे होंगे। गोलियां चलने की आवाज़ें सुनाई दी तो दौड़े चले आए। कुछ दूर थे वो। देवराज चौहान उन्हें देखता रहा। उन दोनों ने छिपने की जरा भी चेष्टा नहीं की। रिवॉल्वर थामे वे दोनों खड़े यकीनन उसकी ही तलाश में नजरें दौड़ा रहे होंगे। कई पल इसी खामोशी में बीत गए। देवराज चौहान सोच रहा था कि कार में आने वाले 5 या 6 लोग तो अवश्य होंगे। उनमें से एक को उसकी गोली लग गई। दूसरा उधर पोजीशन लिए ज़मीन पर लेटा था। वो नज़र आ रहे थे। यानी कि 4 उसके सामने थे, 2 और होंगे। 7वां वो होगा जिसने उन लोगों को यहाँ बुलाया होगा, जिसने उनकी कार का टायर बेकार किया कि वे उसके साथियों के यहाँ आने तक वहाँ से जा ना सकें। अंधेरा इन लोगों से बचने को सहायक हो रहा था तो परेशानी भी पैदा कर रहा था कि इनका निशाना नहीं ले पा रहा था। इस अंधेरे में फैसला होने में काफ़ी वक्त लग जाना था। तभी मोबाइल की बेल पुनः बज उठी। वही बेल थी जो शायद अपनी जान गंवा बैठा था। वहीं से आवाज़ आ रही थी जहाँ से देवराज चौहान दौड़कर इधर आया था। वो दोनों अभी भी अपनी जगह पर खड़े स्पष्ट नजर आ रहे थे। ये फ़ोन की बेल तो साजन सिंह की है। दोनों में से एक ने चीख कर कहा, साजन सिंह। दूसरे ने ऊंचे स्वर में पुकारा। जवाब में साजन सिंह की कोई आवाज़ नहीं आई। वो मर चुका है, दूर लेटे आदमी ने ऊंचे स्वर में कहा। उसकी आवाज़ देवराज चौहान को भी सुनाई पड़ी। उसी हरामजादे ने मारा, उन दोनों में से कोई एक बोला था। हाँ, उधर ही है वो। अब उन दोनों की नज़रें उसकी तरफ हो गई थी। देवराज चौहान के दांत भिज गए। वो दोनों कभी भी इधर बढ़ सकते थे। देवराज चौहान को उन दोनों से कोई परेशानी नहीं थी। जो उधर लेटा हुआ था उसकी भी चिंता नहीं थी। परवाह थी तो उन तीनों की जो उसे नज़र नहीं आ रहे थे। वो भी यहीं कहीं अंधेरे में थे और उसके सामने उनकी स्थिति स्पष्ट नहीं थी। देवराज चौहान को वो दोनों हिलते और सावधानी से इधर आते लगे। दोनों के हाथों में दबी रिवॉल्वरों का आभास तो उसे हो चुका था। देवराज चौहान की उंगलियां रिवॉल्वर पर सख्ती से लिपट गई। वो नहीं जानता था कि इस वक्त रिवॉल्वर की मैगजीन में कितनी गोलियां बाकी हैं। इस अंधेरे में चेक भी नहीं किया जा सकता था। दोनों सावधानी से धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रहे थे। उनके चलने का ढंग बता रहा था कि उन्हें उसकी स्थिति का ठीक तरह से आभास नहीं था। देवराज चौहान बिना हिले पेट के बल नीचे पड़ा रहा। वे पास आते जा रहे थे। देवराज चौहान की खूंखार निगाह उन पर टिकी थी। जो ही वो रिवॉल्वर की रेंज में आए, निशाना लेते हुए देवराज चौहान ने टिगर दबा दिया। नाल से आग सी निकली, तेज धमाका हुआ। एक को गिरते देखा उसने। इससे पहले कि दूसरा कुछ सोच सकता, देवराज चौहान के रिवॉल्वर से दूसरा शोला निकला और दूसरे व्यक्ति को कहीं लगा। वो नीचे जा गिरा। उसकी चीख स्पष्ट सुनी देवराज चौहान ने। उसी क्षण देवराज चौहान उछलकर खड़ा हुआ और सीधा उसी तरफ भागा जो ज़मीन पर लेटा हुआ था। कुछ दूर था। देवराज चौहान ने जो किया उसकी तो वो कल्पना भी नहीं कर सकता था। वो सोच भी नहीं सकता था कि देवराज चौहान उसकी तरफ भाग खड़ा होगा। उसे इस तरह अपनी तरफ आते पाकर वो हड़बड़ा उठा। उसने रिवॉल्वर वाला हाथ सीधा करके गोली चलाई, जो कि देवराज चौहान से 2 फीट की दूरी से निकल गई। इसके साथ ही देवराज चौहान उसके करीब जा पहुंचा था। रिवॉल्वर वाला हाथ तो सीधा ही किया हुआ था। उसने एक के बाद एक 2 गोलियां चलाई, जो कि उस अंधेरे में उसके शरीर में ज़्यादा सी। वो तड़प भी ना सका और शांत हो गया। देवराज चौहान रुका नहीं। उस अंधेरे में रिवॉल्वर थामे सीधा दौड़ता चला गया। कोई रास्ता नहीं मालूम था। वो दौड़ा इसलिए कि बाकी के 3 उसके पीछे आएंगे और उनकी स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। और हुआ भी वही। 2 आदमी उसे अंधेरे में पीछे दौड़ते दिखे, हालांकि वे दूर थे। देवराज चौहान ने और भी तेजी से दौड़ना शुरू कर दिया। कुछ देर बाद उसने महसूस किया कि वो सड़क पर दौड़ रहा है। तेज और तेज दौड़ता रहा वो। चंद्रमा की रोशनी अब स्पष्ट हो चुकी थी। ज़मीन की जगहें अब स्पष्ट दिखाई देने लगी थी। कुछ कुछ आगे उसे एक कमरा दिखाई दिया जो कि सड़क किनारे यूं ही बना नजर आ रहा था। देवराज चौहान दौड़ते हुए उसे पार करता चला गया। 20-25 कदम आगे जाने के पश्चात पीछे रह गए कमरे की दिशा में मुड़ा और ऐसे जंगल में जा पहुंचा कि पीछे आने वालों को लगे कि वो कमरे के पीछे छुपा है। इसके पश्चात फौरन ही ज़मीन पर लेट गया। अब देवराज चौहान को इंतज़ार था पीछे आने वालों का। रिवॉल्वर हाथ में सख्ती से दबा हुआ था।
उसके कानों में दौड़ते कदमों की मध्यम सी आवाज़ पड़ी। फिर आवाज़ सुनाई देनी बंद हो गई। वो ठिठक गए थे, रुक गए थे। इस वक्त वो देवराज चौहान को नज़र नहीं आ रहे थे, क्योंकि कमरे की दिशा में वो दूसरी तरफ थे। देवराज चौहान उसी तरह पड़ा रहा। उखड़ चुकी सांसें संयत होती जा रही थी। मौत से भरा अगला खेल अब कभी भी शुरू हो सकता था। तभी एक कमरे के पीछे से बाई तरफ से नजर आता दिखा। अंधेरे में वो बहुत हद तक स्पष्ट नजर आ रहा था। उसके हाथ में रिवॉल्वर दबे होने का एहसास हो रहा था। वो आहिस्ता आहिस्ता सतर्कता से आगे बढ़ रहा था। उसी पल दाई तरफ से दूसरा जरा जरा करके आगे बढ़ता दिखा। उसके हाथ में भी रिवॉल्वर दबी थी। वो दोनों ये सोचकर कमरे के पीछे वाले हिस्से को घेरने के लिए आगे बढ़ रहे थे कि वो कमरे के पीछे छुपा है। ये तो सोच भी नहीं सकते थे कि वो कमरे के पिछवाड़े 25 कदम दूर अंधेरे में रेत पर रिवॉल्वर थामे लेटा है। रिवॉल्वर का रुख भी उनकी तरफ है। वो दोनों तो सोच रहे थे कि कमरे के पीछे मौजूद उसे अभी खत्म कर देंगे। दाएं बाएं से बढ़ते कमरे की दीवार के साथ साथ घूमते हुए पुनः मिले। देवराज चांद के कानों में उनकी मध्यम सी आवाज़ पड़ी। यहाँ नहीं है। कहाँ गया? इसी कमरे के भीतर छिप। नहीं, मैंने दरवाज़ा देखा है, उस पर मोटा ताला लगा है। वो कमरे के भीतर कैसे हो सकता है? एक ने दृढ़ स्वर में दूसरे से कहा। दूर से तो हमने उसे कमरे की तरफ ही मुड़ते देखा था। तो फिर कहाँ चला गया वो? दोनों उसी उसकी रिवॉल्वर की हद में थे। देवराज चांद ने रिवॉल्वर वाला हाथ पूरी तरह सीधा किया और टगर दबा दिया। और रात के सन्नाटे में फायर की आवाज़ दूर दूर तक गई। गोली एक की छाती में लगी। उसके शरीर को झटका लगा। पास ही कमरे की दीवार से जा टकराया। फिर वो दोनों हाथों से छाती को थामते हुए नीचे बैठता चला गया। दूसरा चौका। वो तब शायद वहाँ से भागने के लिए पलटा था कि दूसरी गोली उसकी टांग पर जा लगी। वो चीख कर लड़खड़ाते हुए नीचे जा गिरा। देवराज चौहान फुर्ती से उठा और रिवॉल्वर थामे उसके सिर पर जा पहुंचा। अंधेरे में दोनों ने एक दूसरे को देखा, परंतु चेहरे स्पष्ट न देख सके। मुझे मत मारो, दर्द से करारता वो रो देने वाले स्वर में बोला। मैं मरना नहीं। देवराज चौहान ने दांत भींचकर रिवॉल्वर उसकी तरफ की और ट्रिगर दबा दिया। नहीं! वो दहशत से गला फाड़कर चीखा। मैगजीन खाली थी, गोली निकली ही नहीं। देवराज चांद का चेहरा क्रूरता से भर गया। उसने हाथ में दबी रिवॉल्वर दूर फेंकी और नीचे पड़े उस व्यक्ति की नीचे पड़ी उसी व्यक्ति की रिवॉल्वर उठाकर उसकी तरफ करते हुए ट्रिगर दबा दिया। इस बार दहशत से वो चीख भी ना सका। तेज धमाके के साथ गोली उसके चेहरे और सिर से पार होती चली गई। वो फिर हिल ना सका। रिवॉल्वर थामे देवराज चौहान की खतरनाक निगाह वहाँ के अंधेरे से भरे वातावरण में हर तरफ गई। दूर दूर तक कोई नजर न आया। दूसरी तरफ तेज रोशनियां नजर आ रही थीं। देवराज चौहान ने रिवॉल्वर जेब में डाली, रुमाल निकालकर पसीने से भरा चेहरा साफ किया और फिर हाथों को पोंछता हुआ सड़क पर आया और उस तरफ बढ़ गया जिधर रोशनियां थीं। कार पीछे रेस्टोरेंट में खड़ी थी, जिसका पहिया बेकार हो चुका था। उसे लेने जाना ठीक नहीं था, वहाँ खतरा हो सकता था। इतना सब कुछ होने के बाद रेस्टोरेंट वाले ने पुलिस को फ़ोन किया ही होगा। वहाँ पुलिस से भी सामना होने के चांसेस थे। चलते चलते देवराज चांद ने सिगरेट सुलगा ली। वो उन रोशनियों के करीब पहुंचता जा रहा था। अगला दृश्य। उस वक्त रात के 3 बज रहे थे जब देवराज चौहान होटल टूरिस्ट सेंटर के प्रवेश द्वार पर टैक्सी से पहुंचा। 100 कदम दूर उसने टैक्सी पहले ही रुकवा ली और बाहर निकलकर सिगरेट सुलगाई। ऐसा करने से पीछे उसका मकसद सिर्फ इतना था कि वहां मौजूद जगमोहन और सोनलाल उसे पहचान सकें। पहचाना भी। अंधेरे से निकलकर वो आधा मिनट में उसके पास आ गए। गेट पर लगी रोशनियां वहां तक आ रही थीं। तीनों में कोई बात नहीं हुई। वो टैक्सी में आ बैठे। टैक्सी आगे बढ़ गई। होटल का गेट खुला हुआ था। टैक्सी भीतर प्रवेश करती चली गई। भीतर जगह जगह खूबसूरत रोशनियों का इंतजाम था। पक्की सड़क सीधी जा रही थी। होटल की बिल्डिंग अभी दूर थी। एक कार अभी अभी बगल से निकलकर गेट की तरफ गई थी। रास्ते में 2 बड़े बड़े लॉन भी आए, जहाँ कई रंगों की लाइटें रोशन थी। और आधी रात के इस वक्त भी वहाँ टहलते गप्पे मारते लोग दिखे। अधिकतर संख्या युवा जोड़ों की थी। इस वक्त मौसम में ठंडक आ गई थी। दिन भर तपती रहने वाली रेतीली ज़मीन अब ठंडी हो गई। उससे टकराकर आने वाली हवा ठंडी थी। दिन में यही जगह गर्म हो जानी थी। 3 मिनट बाद टैक्सी होटल के मुख्य द्वार के सामने पोर्च में जा रुकी। वहाँ तीव्र रोशनियों का प्रकाश हो रहा था, जैसे सूरज निकल आया। तीनों टैक्सी से बाहर निकले। टैक्सी वाले को बिल पे किया। वो आगे बढ़ गई और वे तीनों शीशे के खूबसूरत द्वार की तरफ बढ़ गए। वहाँ खड़े दरबार ने फौरन दरवाज़ा खोला और अदब से सैल्यूट मारा। तीनों ने मस्त मौला ढंग के कपड़े पहन रखे थे, जबकि ये होटल महंगा था। शीशे का दरवाज़ा पार करते ही उन्हें लगा जैसे किसी स्वर्ग में आ गए। एसी की ठंडी हवा, फर्श पर मखमली कालीन, अजीब सी मस्तिष्क को छू लेने वाली महक सांसों से टकरा रही थी। दीवारों पर ऐसी पेंटिंग्स कर रखी थी कि देखते ही बनता था। जिक्र करके तो उस जगह का बयान नहीं किया जा सकता था। वो रिसेप्शन हॉल था। 20 फीट चौड़ा,
150 फीट लंबा रास्ता जा रहा था, जहाँ बेशकीमती सोफे बिछे थे। रात के इस वक्त वहाँ 2-4 लोग ही बैठे थे। एक तरफ 50 फीट चौड़ा रिसेप्शन डेस्क था, जिसके पास 2 युवक और एक युवती मौजूद थी। वे अपने कामों में व्यस्त दिख रहे थे। तीनों वहाँ पहुँचे। वेलकम सर। रिसेप्शन पर मौजूद युवक उन्हें देखकर मुस्कुराया और एक बार में उनका सिर से पाँव तक हाल देख लिया। मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? तीनों के लिए रूम चाहिए, जगमोहन बोला। एक ही रूम में तीनों एडजस्ट हो सकें तो बेहतर रहेगा। श्योर सर। मुस्कान उसके चेहरे पर चिपकी हुई थी। किस रेंज का कमरा आप लेना चाहेंगे? क्या रेंज है? सिंगल रूम 2000 का, डबल के 4000 रुपये। अगर आप एसी वाला रूम चाहते हैं तो 500 ज़्यादा हो जाएंगे। स्वीट लेना चाहते हैं उसका 15,000 से लेकर ऊपर की रेंज है। खाने पीने के लिए रूम सर्विस है, जो भी आप खाना चाहेंगे वो आपको मिलेगा, लेकिन रूम सर्विस के चार्जेस अलग से हैं। हर रूम में मौजूद मेन्यू कार्ड में ये सब दर्ज है। क्या आप रूम लेना चाहेंगे? क्यों नहीं। कौन सी रेंज का? स्वीट 15 से ऊपर किस रेंज का है? जगमोहन उसकी हालत समझ रहा था। स्वीट? वो हड़बड़ाकर संभला। 15, 18, 20 और 25 हज़ार तक स्वीट है। बहुत महंगा है ये। बेहतर होगा कि आप लोग सादा बेडरूम या फिर किसी अन्य होटल में सब सस्ता सा कमरा। उसके शब्द मुंह में ही रह गए। देवराज चांद के हाथ में 1000 के नोटों की गड्डी देख ली थी। वो नोटों को फुरहरी दे रहा था। उसके हाथ इसके हाथ उसने गड्डी को काउंटर पर रखकर युवक की तरफ सरका दिया। मेरे ख्याल में तुम इसलिए परेशान हो रहे थे कि तुम्हें हमारे नोटों की रेंज नहीं मालूम थी। देवराज चांद ने बेहद शांत स्वर में कहा। होठों पर मुस्कान आ ठहरी थी। ऐसी बात नहीं सर, वो मेरे से बात करो, जगमोहन बोला। ये ₹1,00,000 एडवांस है। 25,000 वाला सीट फ़ौरन बुक करो। नींद बहुत आ रही है। ये 4 दिन का किराया है। ज़्यादा हुए तो और दे रहे हैं। दे देंगे, कम रहे तो बाकी के वापस ले लेंगे। श्योर सर, युवक बोला। आपका सामान कल आ जाएगा, तुम अपना काम जल्दी करो। उसने बड़ा सा रजिस्टर अपनी तरफ खींचा कि देवराज चांद बोला। यह तस्वीर किसकी है? जगमोहन और सोहनलाल की निगाहें भी पीछे की तरफ उठी। रिसेप्शन के पीछे दीवार पर बेहद खूबसूरत युवती की तस्वीर लगी हुई थी, जो कि मजे हुए आर्टिस्ट द्वारा बनाई गई थी। उसमें ऐसे रंग भरे थे कि लगता था जैसे तस्वीर से वो युवती अभी बाहर आ जाएगी। सर, ये नूरा खान की तस्वीर है। नूरा खान? देवराज चांद के होठों से निकला। जी। कौन है ये? सर, आप इस वक्त जहाँ खड़े हैं, ये कभी इसी नूरा खान की हवेली हुआ करती थी। 50 साल पहले सरकार ने उस हवेली पर कब्जा करना चाहा, क्योंकि इसकी असली मालिक नूरा खान कब की इस दुनिया से जा चुकी थी। तो उसके रिश्तेदारों ने सरकार को कठिनता से यह हवेली इस शर्त पर दी कि इसकी मालकिन नूरा खान की तस्वीर रिसेप्शन डेस्क के पीछे लगाई जाएगी, ताकि आने जाने वालों को मालूम हो सके कि इस जगह की असली मालकिन नूरा खान है। सरकार ने यह शर्त मान ली। उसके बाद ही यहाँ होटल बन सका था। देवराज चांद की निगाह तस्वीर पर थी। इसकी औलादें तो होंगी नूरा खान की। वो अपनी माँ की जायदाद। बीते ज़माने की बातें हो गई सर। मुझे तो कुछ भी नहीं मालूम। हाँ, कभी कभार नूरा खां के दूर के रिश्तेदार आते हैं। उनसे बातों बातों में एक बार पता चला था कि नूरा खां की 2 औलादें हुई थी। बेटी बड़ी थी। वो शादी करके अमेरिका में जा बसी थी। वहाँ उसका बहुत बड़ा डायमंड बिजनेस था। अब भी है, लेकिन वो लोग पूरी तरह वहाँ के हो गए। लड़का अपने पिता की तरह इंजीनियर बन गया और विदेशी कंपनियां उसे अपने पास काम के लिए बुलाती थी। आधी ज़िंदगी उसकी हिंदुस्तान में बीती और आधी बाहर। ये तो बीते ज़माने की। असंभव। जगमोहन के होठों से हैरानी भरा स्वर निकला। सबकी निगाह उस पर गई। जगमोहन की निगाह अभी भी नूरा खान की तस्वीर पर थी। क्या हुआ? देवराज चांद के होंठ से पड़े। इसे इसे तो मैंने 4 महीने पहले ही देखा था। जगमोहन के होठों से निकला। कहाँ? दिल्ली में। दिल्ली किसी काम से गया था, तब मैंने बात भी की थी। रास्ता पूछा था इससे। वहम हुआ है तुम्हें? तुम? सोहनलाल ने कहना चाहा। मैंने इसे देखा, इससे बात की थी, इसने मुझे रास्ता बताया। नूरा खां के चेहरे से मिलता कोई चेहरा? नहीं सोहनलाल, वो यही थी, यही थी। जगमोहन एकटक रिसेप्शन के पीछे लगी तस्वीर को देखे जा रहा था। यही थी वो। मैं धोखा नहीं खा सकता। उसकी मांग में सिंदूर था। उसके साथ उसकी बेटी और बेटा भी था। बेटी बड़ी थी और बेटा छोटा। वो अपने बच्चों के साथ बाजार में शॉपिंग कर रही थी। यही थी वो। मुझे झुठलाने की कोशिश मत करना। मैं सच कह रहा हूँ। ये वही थी। ये उफ। मैं रिसेप्शन के पीछे खड़ा युवक जगमोहन को इस तरह देख रहा था जैसे वो पागल हो गया हो। तभी देवराज चौहान ने उसके पैर पर पैर रखकर दबाया। जगमोहन ने तस्वीर पर से नजरें हटाकर देवराज चौहान को देखा। तुम यह स्वीट की बात कर रहे, लेकिन यह तस्वीर वाली युवती? मैं इस वक्त तुमसे कुछ और कह रहा हूँ। देवराज चौहान का स्वर शांत था। जगमोहन ने गहरी सांस ली, फिर युवक को देखा। अभी तक रजिस्टर नहीं भरा? भर रहा हूँ सर। युवक ने हड़बड़ा कर कहा और पेन थामे व्यस्त हो गया। कैसा स्टाफ भर्ती कर रखा है? जगमोहन स्पष्ट तौर पर बड़बड़ा उठा। काम छोड़कर कस्टमर की बातें सुनने में लग जाता है। यहाँ के स्टाफ को सख्त ट्रेनिंग की ज़रूरत है। सब कुछ सुनते हुए युवक जल्दी से रजिस्टर भरने में व्यस्त था। ₹1,00,000 एडवांस लिखना मत भूलना, जगमोहन बोला। ज़रा मोटा मोटा ₹1,00,000 लिखना। मेहनत की कमाई है, टैक्स देते हैं सरकार को।
कोने में लिखने की ज़रूरत नहीं। हो सके तो लाख एडवांस की रसीद अलग से दे देना। पैसा देने के मामले में ज़रा वहमी हूँ, रसीद से काम पक्का हो जाता है। अगला दृश्य। रिसेप्शन हॉल में गुदगुदे सोफे पर ग्रे कलर का सूट पहने एक व्यक्ति बैठा था। वो देर से अखबार पढ़ने में व्यस्त था। यदा कदा वो पन्ना पलटता और पुनः पढ़ने में व्यस्त हो जाता। 1 घंटे के दौरान वो सिर्फ एक बार उठा था पानी पीने के लिए। उसके बाद वह पुनः अखबार पकड़कर वहीं बैठ गया। 5-7 और लोग भी थे रिसेप्शन के सोफों पर। 2 औरतें तो देर से ऐसे चिपकी बैठे बातें कर रही थी जैसे उनके बीच कोई बड़ा विवाद जारी हो। वो ग्रे सूट वाला व्यक्ति सूरी था, जिससे साजन सिंह ने बात की थी। जब से देवराज चौहान, जगमोहन और सोहनलाल वहां आए थे, तब से उसकी छिपी निगाह उन तीनों पर ही थी। तीनों को यहाँ सलामत पाकर वो इतना तो समझ गया था कि साजन सिंह और उसके आदमियों के साथ अवश्य कुछ बुरा हुआ होगा। सूरी ने साजन सिंह के साथ मोबाइल पर बात करने की कई बार कोशिश की, लेकिन बात नहीं हो सकी थी। साजन सिंह के मोबाइल की बेल बजती रही, लेकिन किसी ने बात नहीं की थी। साजन सिंह के बात ना करने का कारण वो नहीं समझ पाया था, लेकिन उसे मालूम हो रहा था कि साजन ठीक ठीक नहीं रहा होगा। तभी तो ये तीनों यहाँ तक सलामत आ पहुँचे। वो देवराज चौहान और जगमोहन के हुलिये बाखूबी जानता था, इतनी अच्छी तरह कि उनके मेकअप में होने के बाद भी उन्हें पहचान गया था। वैसे भी साजन सिंह ने फ़ोन करके उसे बता दिया था कि वे तीन हैं। इस कारण भी उसे उन्हें पहचानने में कोई दिक्कत नहीं आई थी। इन्हें यहाँ देखते ही वो सतर्क हो उठा था। रात की गहरी खामोशी छाई थी वहाँ। कभी कभार ही किसी की आवाज़ सुनाई दे जाती थी। सूरी ने मोबाइल फ़ोन निकालकर नंबर मिलाया और बात की। कहो सूरी, उधर से आती आवाज़ उसके कानों में पड़ी। साजन सिंह की कोई खबर? नहीं, उसे कई बार फ़ोन किया जा चुका है, बैल हो रही है, लेकिन वो फ़ोन अटेंड नहीं कर रहा। अटेंड नहीं कर रहा या फिर वो बात करने के काबिल नहीं रहा? क्या मतलब? देवराज चौहान जगमोहन के जैसलमेर पहुंचने पर सबसे पहले उसने ही पहचाना था, और ऑर्डर के मुताबिक उसको अपने आदमियों को बुलाकर उन लोगों को ख़त्म करना था। तब वे लोग एक रेस्टोरेंट में खाना खा रहे थे। साजन सिंह ने मुझे फ़ोन पर बताया था कि उनके साथ उनका साथी सोहनलाल भी है। सूरी धीमे स्वर में बात कर रहा था। अखबार टांगों पर खुली पड़ी थी। छिपी निगाह रिसेप्शन डेस्क के पास खड़े उन तीनों पर थी। तो उसने उन तीनों को ख़त्म कर दिया। देवराज चौहान, जगमोहन और सोहनलाल कुछ देर पहले ही होटल टूरिस्ट सेंटर पहुंचे हैं। मेरी नज़रों के सामने रिसेप्शन काउंटर पर खड़े यकीनन कमरा ले रहे हैं। सूरी ने गंभीर स्वर में कहा। मैं तो निश्चिंत है कि साजन सिंह सारा मामला संभाल लेगा, लेकिन मुझे भारी गड़बड़ लग रही है। उधर से कोई आवाज़ नहीं आई। वो सच में सामने खड़े हैं? उधर से कहा गया। हाँ, मैंने सुना था वो मेकअप में। सही सुना था? हाँ। तूने उन्हें सही पहचाना? हाँ। इसका मतलब साजन सिंह मारा जा चुका है, वरना वो फ़ोन करता या फिर फ़ोन सुनता। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मुझे तो लगता है उसके आदमी भी नहीं बचे होंगे। बचे होते तो कोई खबर मिलती। तुम ठीक कहते लगते हो। वो लोग क्या कर रहे हैं? अभी रिसेप्शन काउंटर पर ही खड़े हैं। मैं ऊपर बात करता हूँ। ठीक है। सूरी ने फ़ोन बंद किया और अखबार पर नज़रें टिका दी। कुछ देर बाद सूरी ने उन तीनों को वेटर के साथ जाते देखा। वो नज़रों से ओझल हो गए। तभी सूरी उठा और अखबार लपेटते हुए रिसेप्शन पर जा पहुंचा। सर। रिसेप्शन पर मौजूद युवक अभी भी रजिस्टर में व्यस्त था कि नज़रें उठाकर मुस्कुराया। ये जो अभी अभी तीन साहब गए हैं, सूरी सोच भरे स्वर में बोला। मेरे ख्याल में मैं इन्हें जानता हूँ। युवक सूरी को देखता रहा। किस रूम में है ये तीनों? स्वीट नंबर 9 में। थैंक्स। कहकर सूरी वहाँ से हटा और वापस रिसेप्शन के सोफे पर वहीं आ बैठा। तभी उसके मोबाइल की बेल बजी। हाँ, उसने फ़ोन खोलकर कान से लगाया। कल ऊपर से कोई वहाँ पहुँच रहा है। वहाँ कहाँ? होटल टूरिस्ट सेंटर। ओह, तुम्हारा फ़ोन नंबर आने वाले के पास है। वो वहाँ पहुँचकर तुमसे बात करेगा। तब तक तुम उन तीनों पर नज़र रखो। उनकी हर हरकत की रोबोट तुम्हारे पास होनी चाहिए। राजा भी तुम्हारे साथ है? हाँ, इस वक्त वो बाहर है। ऊपर वालों ने कहा है कि देवराज चौहान उसके साथियों के पास कुछ महत्वपूर्ण कागजात हैं जो कि उनसे लेने हैं। अगर मौका मिले तो उन कागज़ों को हथियाने से चूकना नहीं। ठीक है। मालूम कर लेना कि वो कौन से रूम में। स्वीट नंबर 9 में वे लोग ठहरे हैं। गुड, नज़र रखो। ऊपर वाले जब वहाँ पहुँचेंगे तो फ़ोन पर तुमसे बात करेंगे। कौन आ रहा है ऊपर से? सूरी ने पूछा। कम से कम जॉर्ज लुथरा नहीं आ रहा। जवाब मिला और फ़ोन बंद हो गया। सूरी ने कान से फ़ोन हटाया और गहरी सांस लेकर स्विच दबाते हुए जेब में रख लिया। फिर अखबार लपेटते हुए उठा और बाहर की तरफ बढ़ गया, जहाँ उसका साथी राजा मौजूद था। इसका मतलब? राजा ने पूरी बात सुनते ही कहा। साजन सिंह और उसके आदमी गए। लगता तो ऐसा ही है, सूरी गंभीर स्वर में बोला। सूरी और राजा इस होटल के पार्किंग के पार्क में मौजूद थे। राजा 30 बरस का खूबसूरत युवक था, लेकिन खतरनाक था। तभी तो जॉर्ज लूथरा के कामों से आ जुड़ा था। देवराज चौहान को समझने में जल्दी की। राजा ने गंभीर स्वर में कहा। साजन सिंह जल्दबाजी में गलती कर गया। उसने बिना सोचे समझे देवराज चौहान पर हाथ डाल दिया। शायद वो जिंदा हो। राजा ने जवाब में कुछ नहीं कहा। उसका गंभीर चेहरा दूर से आती रोशनी में चमक रहा था। ऊपर वाले किसी को भेज रहे हैं, सूरी बोला। कल तक वो होटल में पहुंच जाएगा, फिर हमसे बात करेगा। हमें अब और भी सतर्क रहकर काम करना होगा, राजा ने गंभीर स्वर में कहा।
ऊपर से आने वाला काम के बारे में अच्छी रिपोर्ट सुनेगा, वो काम पूरा होता हुआ देखना चाहेगा। हम अपने हिस्से का काम बाखूबी पूरा कर रहे हैं, सूरी ने गंभीर स्वर में कहा। ऊपर से आने वाला ये शब्द नहीं सुनेगा, वो काम पूरा देखेगा। जॉर्ज लूथरा से हमें तगड़े नोट मिलते हैं, ऐसे में हमारा भी फ़र्ज़ बनता है कि उसके नोटों की वसूली उसे दें, वरना वो हमें। तभी सूरी के फ़ोन की बेल बजी। सूरी ने फ़ौरन फ़ोन निकाल कर बात की। हेलो, साजन सिंह और उसके 5 आदमी मार दिए गए हैं। उधर से उखड़ा स्वर कानों में पड़ा। ओह, उन्हें मारने वाले देवराज चौहान, जगमन और सोनलाल हैं, जो कि तुम्हारे सामने ही होटल पहुँचे। हाँ, सूरी का चेहरा कठोर हो गया। राजा मेरे सामने, बोलो, ख़त्म करूँ उन्हें? तुम्हें बताया कि कल ऊपर से कोई आ रहा है। स्वर में एकाएक कठोरता आ गई। तुम देवराज चौहान और उसके साथियों पर सिर्फ नज़र रखोगे। ज़रूरी बात हुई तो मुझे कर देना। आगे जो भी करना है उसके ऑर्डर तुम्हें कल ऊपर से आने वाला देगा, समझ गए? हाँ। उधर से फ़ोन बंद कर दिया गया। राजा, सूरी फ़ोन जेब में डालता हुआ बोला, साजन सिंह और उसके 5 आदमियों को शूट करके देवराज चौहान यहाँ पहुँचा है। इस मामले में हमें बहुत सावधान रहना होगा, राजा ने गंभीर स्वर में कहा। कल का इंतज़ार करो। अगला दृश्य। देवराज चौहान। जगमोहन कुर्सी पर बैठता हुआ बोला, मेरी बात का यकीन करो, मैंने उस तस्वीर वाली युवती को 4 महीने पहले दिल्ली में देखा था। मार्केट में उसे रोककर उससे रास्ता पूछा था। मैं गलत नहीं? मुझे तुम्हारी बात पर पूरा यकीन है। देवराज चौहान गंभीर आवाज़ में कह उठा। सोहनलाल खामोश सा गोली वाली सिगरेट के कश लेते दोनों को देख रहा था। यकीन है? जगमोहन ने उलझन भरी निगाहों से देवराज चौहान को देखा। देवराज चौहान ने सिर हिला दिया। उसके साथ 2 बच्चे थे, लड़की बड़ी थी, बेटा छोटा। रिसेप्शन वाले ने भी हमें यही बताया था कि नूरा खां के तब 2 बच्चे थे, लड़की बड़ी और लड़का छोटा। जगमोहन बेचैन था। देवराज चौहान जगमोहन को गंभीर नज़रों से देख रहा था। वो नूरा खान ही थी? जगमोहन। सोहनलाल ने कश लेकर गंभीर स्वर में कहा। वो नूरा खां के चेहरे जैसी हो सकती? नहीं। जगमोहन ने अपने शब्दों पर जोर देकर कहा। वो नूरा खान ही थी। यूँ कहो कि रिसेप्शन पर लगी तस्वीर उसी युवती की है। क्या तुम्हें मेरी बात पर अविश्वास है? देवराज चौहान और सोहनलाल की नज़रें मिली। जगमोहन परेशान से बारी बारी दोनों को देख रहा था। देवराज चौहान की तरह मुझे भी यकीन है कि तुम सही कह रहे हो, सोहनलाल ने धीमे स्वर में कहा। तुम्हारी बात पर अविश्वास करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। उसने सिंदूर लगा रखा था, वो हिंदू थी, जबकि नूरा खान। तुम भूल रहे हो कि शादी वक्त नूरा ने धर्म बदल लिया था, देवराज चौहान ने टोका। जगमोहन ने देवराज चौहान की आंखों में देखा। क्या कहना चाहते हो? जगमोहन सतर्क सा नजर आने लगा। तुम्हारी बात को सच मानकर चलता हूँ तो इसी नतीजे पर पहुँचता हूँ कि नूरा खान ने पुनः जन्म लिया है, और वो तब तक जन्म लेती रहेगी जब तक कि अपना हक अपने पिता की दौलत न पाले। ये कैसे हो सकता है? सोहनलाल बोला। भला वो किससे उस दौलत को पाएगी? ये मैं नहीं जानता, देवराज चौहान ने स्पष्ट तौर पर कहा। यह जन्म जन्म के रिश्तों और पूर्व जन्म में बची रह गई इच्छाओं का मामला है। इस मामले में मैं कुछ भी ज़्यादा नहीं कह सकता, लेकिन नूरा खान का दोबारा जन्म लेना इस बात की तरफ इशारा करता है कि पूर्व जन्म के बचे हिसाब वो चुकता करके रहेगी। उस हिसाब में उसके बाप की वो दौलत भी आती है जो आज भी हैदराबाद, जैसलमेर, जयपुर, खंडाला, लखनऊ, मुंबई में ज़मीन के नीचे दबी हुई है। उस पर सिर्फ उसी का अधिकार है। जगमोहन कुछ न बोला, देवराज चौहान को देखता रहा। यह होटल, जो कि कभी मुसीबर खान की हवेली था, नूरा खां भी यहाँ आती रहती होगी। कितनी शानदार जगह है। तब वो रानी महारानी की तरह अपना जीवन बिताती होगी। लेकिन दौलत को अहमियत न देकर उसने एक इंजीनियर को ही अपना सब कुछ मानकर हर चीज़ को ठोकर मार दी। सोहनलाल ने सोच भरे सर में कहा। तब ऐसा करना उसके लिए ज़रूरी भी हो गया था शायद। देवराज चौहान ने उसे देखा। उस किताब में लिखा था, मैंने सब कुछ पढ़ा है। नूरा खां के बढ़ते कदम को रोकने के लिए उसे तरह तरह की यातनाएं दी, हद कर दी, जिनका जिक्र मैं नहीं करना चाहता। उस इंजीनियर को बुरी तरह की यातनाएं दी। अपनी तकलीफ़ों से ज़्यादा उसे इस बात का दुख था कि उसके अब्बा ने उस इंसान को यातनाएं दी जिसे वो अपनी शान से भी ज़्यादा चाहती थी। यहीं पर उसका मन खराब हुआ और पीछे का सब कुछ छोड़ दिया। लेकिन इच्छाएं कभी नहीं मरती, वो आत्मा को दोबारा जन्म लेने के लिए मजबूर कर देती हैं। तुमने नूरा खां जैसी युवती को देखा तो कोई बड़ी बात नहीं, वो पुनः जन्म लेकर धरती पर आ गई। सोहनलाल ने टोका। मेरे ख्याल में हमें अपने काम की बात की तरफ ध्यान देना चाहिए, एकाएक सोहनलाल कह उठा। जगमोहन ने गहरी सांस ली। पहनने को कपड़े वगैरह कल बाजार से खरीद लेंगे, जो साथ लाए थे वो तो कार में ही रह गए। कहते कहते सोहनलाल एकाएक छटका। तुमने बताया नहीं कि हमारे आने के बाद वहाँ क्या हुआ था? देवराज चौहान ने बताया। ओह, जगमोहन के होठों से निकला। 6 लोगों को शूट किया तुमने? या नहीं, करना पड़ा, देवराज चौहान मुस्कुराए, वरना वे मुझे कर देते। उन लोगों को पता लग गया है कि हम जैसलमेर आ पहुँचे हैं, जगमोहन के होठों से निकला। ये छोटी सी जगह है और जॉर्ज लूथरा के हाथ बहुत लंबे हैं, वो हमें आसानी से ढूंढ लेंगे, हम तो पहुँच जाएंगे। मैं इस बारे में सोच चुका हूँ, देवराज चौहान ने गंभीर स्वर में कहा। हमें जॉर्ज लूथरा के आदमियों से फिर टकराना पड़ सकता है। सच बात तो यह है कि जॉर्ज लूथरा से इस तरह हम तब भी लड़ाई नहीं लड़ सकते। उसके आदमी मरेंगे तो और आ जाएंगे। ऐसे में कब तक हम खुद को बचाए रख सकते हैं? एक दिन वो हमें मार देंगे।
हमें क्या ज़रूरत है उनसे लंबी लड़ाई लड़ने की। जगमन ने मुंह बनाया। हमें अपने काम की तरफ ध्यान देना चाहिए। जैसलमेर में मुसीबर खान ने दौलत कहाँ छिपाई थी? दो जगह। देवराज चौहान ने गंभीर स्वर में कहा। एक जगह तो उसकी यह हवेली है जिसे आज होटल का रूप दिया जा चुका है। कुछ घंटे आराम करने के बाद मुसीबर खान के बनाए नक्शे द्वारा जानूंगा कि यहाँ पर दौलत कहाँ छिपाई है। दरअसल अपनी दौलत उसने यहाँ नहीं छिपाई, बल्कि यहाँ से वहाँ तक ज़मीन के नीचे से नीचे ही नीचे रास्ता जाता है जहाँ वो बेशुमार दौलत मौजूद है। ऐसे में यहाँ में वो रास्ता तलाशना है। नक्शा तुम साथ लाए हो? सोहनलाल ने पूछा। नहीं, यहाँ का याद है मुझे। जिन बातों को भूलने का डर था उन्हें कागज़ पर नोट कर लिया। और दूसरी जगह कहाँ है? पहले एक जगह तो देख लें। देवराज चौहान मुस्कुराया। सुबह के 4 बज रहे हैं, हमें नींद ले लेनी चाहिए। अगला दृश्य। सुबह 8 बजे। होटल टूरिस्ट सेंटर के पोर्च में काले रंग की विदेशी कार रुकी, जिसके शीशे भी काले थे। वर्दीधारी ड्राइवर उसे चला रहा था। उसके रुकते ही दरबान फौरन आगे बढ़ा और अदब के साथ पीछे वाला दरवाज़ा खोल दिया। उसमें से 45 बरस की औरत और 50 बरस का व्यक्ति बाहर निकला। औरत को देखकर लगता था जैसे अपना बुढ़ापा छिपाने के लिए भरपूर मेकअप कर रखा हो। व्यक्ति के चेहरे पर काली सफ़ेद फ्रेंच कट दाढ़ी थी और सिर के भी काले सफ़ेद बाल गर्दन तक आ रहे थे। ठीक है ठीक है, वो व्यक्ति अपनी फ्रेंच कट दाढ़ी पर हाथ फेर कर बोला। डिग्गी में सामान है, उसे निकालो। कहकर उसने औरत की बाँह पकड़ी और बड़े प्यार से, बड़े अंदाज से वो भीतर की तरफ बढ़ा। दरवाजे को दूसरे दरबार ने खोल रखा था। वो भीतर सीधा रिसेप्शन पर पहुंचा। वेलकम सर। रिसेप्शन पर मौजूद खूबसूरत युवती ने मुस्कुरा कर कहा। ठीक है, हम राम सरम बाटली वाला हैं। हमारा सीट आपके पास बुक है कि नहीं? यस मिस्टर बाटली वाला। युवती मुस्कुरा कर बोली। आपके सेक्रेटरी का फ़ोन आते ही हमने आपके नाम की एंट्री। ठीक है। राम सरम बाटली वाला हाथ हिलाकर बोला। नंबर क्या है सीट का? 8 नंबर सर। आप अपनी एंट्री के आगे रजिस्टर पर हस्ताक्षर कर दीजिए। वेटर आपको सीट तक पहुंचाया आएगा। पाठकों की आसानी के लिए हम बता दें कि रामशरण बाटली वाला उसके साथ की औरत और कोई नहीं, हर्षा यादव और मीनाक्षी हैं। वेटर उन्हें 8 नंबर स्वीट में छोड़ गया। दोनों ने एक दूसरे को देखा। वो गंभीर थे। देवराज चौहान, जगमोहन और सोहनलाल बगल वाले सीट में 9 नंबर में। मीनाक्षी क्या उठी। हर्षा यादव आगे बढ़कर सोफा चेयर पर जा बैठा। अब क्या करें? एक बार हमारा वास्ता उनसे पड़ चुका है, हर्षा यादव ने शांत स्वर में कहा। हमने देवराज चौहान को तगड़ी चोट दी थी। मुझे आशा थी कि देर तक वो उस चोट को याद रखेगा, लेकिन उसने पलट कर वार कर दिया। हमारी आंखों के सामने उस तिजोरी को ले उड़ा जिसमें खजाने के नक्शे थे। यानी कि देवराज चौहान उससे कहीं ज़्यादा है जितना कि हमने उसे समझा था। इस बार हमें ज़्यादा सावधानी से चलना है। हाँ, हर्षा यादव ने सिर हिलाया। देवराज चौहान या नक्शों के दम पर खजाने की तलाश में आया। उसके पास बेशकीमती नक्शे हैं। जॉर्ज लूथरा हर हाल में खजानों के उन नक्शों को चाहता है। हर्षा यादव और मीनाक्षी शांत निगाहों से एक दूसरे को देखते रहे। हमें हर हाल में देवराज चौहान से खजाने के वो नक्शे हासिल करने। हर्षा यादव एक दांत भींच कर क्या उठा। देवराज चौहान इस वक्त हमारे हाथों से दूर नहीं है, मीनाक्षी सख्त स्वर में कह उठी। वो खजाने के नक्शों के साथ बगल वाले सीट में मौजूद है। हम चाहें तो अभी। हमें ऐसा कोई काम नहीं करना है कि बाद में पछताना पड़े। हर्षा यादव इनकार में सिर हिलाता हुआ बोला। 2 बार देवराज चौहान में चोट दे चुका है। एक बार वो तिजोरी ले उड़ा। दूसरी बार जैसलमेर पहुंचती हमारे 6 आदमियों को गोली से उड़ा दिया। पहले की तरह उसे कम नहीं समझना है, सोच समझ कर चलना है। मीनाक्षी गहरी सांस लेकर सख्त स्वर में कह उठी। हर्षा, मुझसे सहन नहीं हो रहा कि देवराज चौहान बगल वाले सीट में नक्शों के साथ मौजूद है और हम यहाँ बैठे सोच रहे हैं कि क्या करें। सहन करो। मालूम है मुझे कि कुछ देर सहन करना होगा। मीनाक्षी के दांत भिज गए। सूरी को फ़ोन करो। हर्षा यादव ने तुरंत अपना मोबाइल निकाला और सूरी के नंबर मिलाए। हेलो। उधर से सूरी की आवाज़ आई। अपना नाम बोलो। हर्षा यादव की आवाज़ बेहद शांत थी। सूरी कहते हैं मुझे। उसकी आवाज़ में सतर्कता आ गई थी। होटल टूरिस्ट सेंटर, स्वीट नंबर 8, अकेले आना। जी, मैं 10 मिनट में पहुंचा। हर्षा यादव ने फ़ोन बंद करके जेब में रखा। तुमने क्या सोचा कि देवराज चौहान से कैसे नक्शे लेने हैं? हमसे ज़्यादा बेहतर सूरी नाम का व्यक्ति बता सकता है कि कैसे करना है काम। वो यहाँ पहले से है, यहाँ के हालातों से वाकिफ़ है। उसके पास हमसे ज़्यादा जानकारी है। हर्षा यादव ने सोच भरे सर में कहा। आने दो उसे, बात कर लेते हैं। मीनाक्षी बोली। देवराज चौहान के बारे में क्या ख्याल है तुम्हारा? तुम्हारा सवाल मैं नहीं समझा। उसे ख़त्म कर दिया जाए तो कैसा रहे? जॉर्ज लूथरा की तरफ से मैसेज आ चुका है कि देवराज चौहान को ख़त्म करने का मौका मिले तो बेशक उसे ख़त्म कर दिया जाए। हर्षा यादव क्या उठा। जॉर्ज लूथरा का कहना है कि देवराज चौहान एक बार पहले उसके रास्ते में आकर सांप बचकर निकल चुका है। यह देवराज चौहान की दूसरी बार है कि उसके मामले में आया। जॉर्ज लूथरा नहीं चाहता कि तीसरी बार देवराज चौहान उसके रास्ते में आए। इस बार देवराज चौहान जिंदा नहीं बचेगा। मीनाक्षी के होठों से गुर्राहट निकली। यह आसान काम नहीं है, वो बहुत सतर्क रहता। हम मुंबई में उसे ख़त्म कर सकते थे जब वो हमारे फ्लैट पर आता। तब जॉर्ज लूथरा का ऑर्डर था कि देवराज चौहान से वॉल्ट के स्ट्रांग रूम तक पहुंचने के लिए योजना निकलवानी है। उस वक्त देवराज चौहान को ख़त्म करने का ऑर्डर हमें नहीं मिला था।
जॉर्ज लूथरा ने शायद जानबूझकर हमें ऑर्डर नहीं दिया कि दूसरा ऑर्डर सुनकर हमसे काम गलत ना हो जाए। पहले हमें एक काम पूरा कर लें। मेरे ख्याल में तब जॉर्ज लूथरा को कह देना चाहिए था कि देवराज चौहान को ख़त्म कर दिया जाए। उससे क्या होता? देवराज चौहान अब तक जिंदा ना होता। हर्षा यादव मीनाक्षी को देखने लगा। जब हम उस फ्लैट को छोड़कर आ गए थे तो वहाँ देवराज चौहान पहुँचा था, मीनाक्षी बोली। हाँ, तब वहाँ अपने आदमी छोड़ सकते थे कि वो पहुँचे और उसे ख़त्म कर दिया जाए। बहुत आसान था तब देवराज चौहान को ख़त्म कर देना। सुनहरी मौका था हमारे पास। मीनाक्षी का चेहरा कठोर हो गया था। हाँ, हर्षा यादव सोच भरे सर में क्या उठा। तुम ठीक कह रही हो। कोई बात नहीं, अब भी देवराज चौहान हमारे हाथों से दूर नहीं है। ब्रेकफास्ट का ऑर्डर दो, आगे के बारे में सोचते हैं। मीनाक्षी ने सर्विस रूम में इंटरकॉम पर ब्रेकफास्ट का ऑर्डर दिया। तभी कॉल बेल बजी। सूरी होगा, हर्षा यादव ने कहा। मीनाक्षी आगे बढ़ी और सावधानी से दरवाज़ा खोला। सामने सूरी ही था। यस। मीनाक्षी से पहले कभी नहीं मिली थी। मैडम, मैं सूरी। आओ। मीनाक्षी ने दरवाज़ा पूरा खोल दिया। सूरी भीतर आया तो उसने दरवाज़ा बंद किया। सूरी की निगाह सोफ़ा चेयर पर बैठे हर्षा यादव पर जा टिकी थी। गुड मॉर्निंग सर। आगे बढ़ो और बैठ जाओ, मीनाक्षी बोली। सूरी आगे बढ़कर सोफे पर जा बैठा। मीनाक्षी भी एक सोफे पर जा बैठी। आप लोग कब आए? सूरी ने बात करने के लहजे में पूछा। ज़्यादा देर नहीं हुई, हर्षा यादव शांत स्वर में बोला। देवराज चौहान कहाँ है? बगल वाले सीट में। हर्षा यादव का चेहरा कठोर हो गया। पूरी बात बोला करो, मीनाक्षी बोली। उसके साथ कितने लोग हैं? दो लोग देवराज चौहान के साथ हैं, जगमोहन और सोहनलाल। रात हमारे आदमी देवराज चौहान ने कैसे मार डाले? मैं वहाँ नहीं था, सूरी संभले स्वर में बोला। साजन सिंह ने उस पर हाथ डालने से पहले मुझे फ़ोन किया था कि वो क्या करने जा रहा है। मुझे बताया। उसे विश्वास था कि वो देवराज चौहान जगमोहन और सोहनलाल को मार देगा, लेकिन फिर पता नहीं क्या हुआ। साजन सिंह अपने पांचों साथियों के साथ मारा गया। ये तो मेरे को बाद में पता चला। उससे पहले ही मैंने देवराज चौहान, जगमोहन और सोहनलाल को यहाँ आया देख लिया था। मैं राजा के साथ इधर ही नज़र रख रहा था। बाद में पता चला कि वो क्या करके आए हैं। अब सवाल ये है कि देवराज चौहान के पास नक्शे जैसे कुछ कागज़ हैं, वो हमने लेने हैं और उसे ख़त्म ही करना है। मीनाक्षी कह उठी। ये काम कैसे किया जाए कि ठीक रहेगा? वो बगल वाले सीट में, तुम अपने आदमी लेकर किसी तरह उसके सीट में जा सकते हो? नो मैडम। क्या मतलब? स्वीट के भीतर जाकर कुछ भी करना गलत होगा। एक भी गोली चल गई तो उसी पल होटल के मैनेजमेंट को पता चल जाएगा। यहाँ हर फ्लोर पर सिक्योरिटी केबिन है, सूरी ने कहा। मेरे ख्याल में उन्हें बाहर निकलने देना चाहिए। यहाँ से बाहर हर तरफ खुली जगह है। उधर कहीं भी देवराज चौहान का निशाना लिया जा सकता है। जो नक्शे आपको चाहिए वो तब उसके पास हुए तो ले लेंगे, नहीं तो सूट में रखे होंगे, यहाँ आकर उठा लेंगे। उसके साथ जगमोहन और सोनलाल को भी खत्म कर देना। जी, लेकिन असली निशाना देवराज चौहान ही होना चाहिए, मीनाक्षी कह उठी। उसके बाद वे दोनों। यस मैडम। तुम अपनी तैयारी पूरी कर लो, मौके पर चूक नहीं जाना, हर्षा यादव ने गंभीर स्वर में कहा। हमसे संबंध बनाए रखना। हमारे फ़ोन नंबर नोट कर लो। सूर्य ने हर्षा यादव और मीनाक्षी के मोबाइल नंबर नोट कर लिए। हम चाहते हैं कि इस काम को जल्दी ख़त्म कर दिया जाए, मीनाक्षी बोली। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि एक दो दिन में ही सब ठीक हो जाए। उसके बाद सूर्य चला गया। उनका नाश्ता आ गया। तो मैं नहीं लगता हर्षा की जॉर्ज लूथरा खामा का देवराज चौहान से घबरा रहा है, मीनाक्षी बोली। वो घबरा नहीं रहा, हर्षा यादव मुस्करा पड़ा। सतर्कता बरत रहा है। वो नहीं चाहता कि भविष्य में देवराज चौहान खुलकर उसके खिलाफ उठ खड़ा हो और उसमें उसका वक्त खराब हो।